है एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। एक बहुत अच्छी लाइन है जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइन है। हमेशा फेलियर और स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद में सबको बतानी है। और आज एक ऐसे ही शख्सियत की कहानी के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे आज के इस ऑडियो बुक समरी पे, जिसे तो चलिए जानते हैं हाउ टू थिंक लाइक लियोनार्डो द विंची, तो जिसे लिखा गया है माइकल गेल्ब ने। तो और इस समरी की बात करें तो ये लियोनार्डो द विंची का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक जीनियस और महान कलाकार थे। उन्होंने कई बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई थी, जिनमें से मोनालिसा और द लास्ट सफ़र को मास्टरपीस कहा जाने लगा। वो एक उम्दा कलाकार तो थे ही, इसके साथ साथ उन्हें कई अलग अलग फील्ड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, जैसे कि बॉटनी, एनाटॉमी, मिलिट्री इंजीनियरिंग्स वगैरह वगैरह। उनकी इस गहरी नॉलेज के लिए उन्हें रेनेसांस पॉलीमैथ कहा जाता था, यानी कि ऐसा आदमी जिसकी एक फील्ड में मास्टरी और एक्सपर्टीज़ तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें लगभग हर फील्ड के बारे में बहुत डीप नॉलेज भी होती है। तो लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स को मास्टरपीस का टाइटल दिया गया था, जिनमें से सेंट जॉन द बैप्टिस्ट, मडोना ऑफ द रॉक्स और साल्वेटर्स मंडी शामिल है। डॉक्टर विंची के कामों को बहुत वाहवाही और तारीफ मिली, लेकिन वो हमेशा विवादों में घिर करके चर्चा का कारण भी बनने रहे। उनकी नोटबुक में बनाए उनके स्केच को उनकी पेंटिंग जितना ही कीमती माना जाता था। उन्होंने घोड़े, चेहरे, फूल, यहाँ तक कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे तक की इतनी सटीक और जीवंत तस्वीर बनाई है, जिसे देख लो तो लगता है कि मानो अभी ये तस्वीर बोल पड़ेगी। लियोनार्डो इतने जीनियस थे कि वो जिस समय में रह रहे थे उससे कहीं ज़्यादा आगे की सोच रखते थे, और उन्हें अपने समय से आगे निकल करके कई सारी चीज़ें इन्वेंट की, जैसे कि पैराशूट, हेलीकॉप्टर, मशीन गन, और उन्होंने अपने उम्दा आविष्कारों के स्केच भी बनाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लियोनार्डो एक नाजायज संतान थे? उनके पिता एक उभरते हुए वकील थे और माँ एक छोटे से गांव में खेत में काम करने वाली साधारण लड़की थी। डॉक्टर विंची अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चले, क्योंकि जिन बच्चों का जन्म बिना शादी के होता है उन्हें एक प्रोफेशनल करियर बनाने की परमिशन नहीं मिलती थी। इस तरह डॉक्टर विंची ने खुद अपना रास्ता बनाया और दुनिया के महान कलाकार और थिंकर्स में से एक बने। इस बुक में आप ऐसे 6 प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे कि जो आपको लियोनार्डो की तरह मल्टीपल स्किल्स डेवलप करने में मदद करेंगे। आप एक ऐसा इंसान बनना सीखेंगे जो आपकी नॉलेज को एक ही फील्ड तक सीमित नहीं रखता और हमेशा ज़्यादा जानने और सीखने की इच्छा रखता है। लियोनार्डो इटालियन थे, इसीलिए इस बुक के ऑथर माइकल ने इन प्रिंसिपल्स को उन्हीं के भाषा में एक्सप्लेन किया है। लियोनार्डो के 6 प्रिंसिपल्स हैं: क्यूरियोसिटी यानी कि जानने की इच्छा रखना, और डेमोस्ट्रेजियोनी यानी कि एक्सपीरियंसेस से सीखना, सेंसाजियोनी यानी अपने 5 सेंसेस का मैक्सिमम इस्तेमाल करना, स्फुमाटो यानी कि तुरंत किसी चीज़ को जज नहीं करना, आर्ट एंड सिंजा यानी कि आर्ट और लॉजिक के बीच में बैलेंस बनाना, और कॉर्पोलिटा यानी फिजिकल फिटनेस। तो आइए एक एक करके हम इन्हें डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्फुमाटो की। स्फुमाटो शब्द का मतलब है धुएं की तरह ऊपर जाना या धुंधला हो जाना, जहाँ कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। इसकी एक झलक पाने के लिए हमें लियोनार्डो की एक यूनिक पेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलती है। अगर आप मोनालिसा के पेंटिंग गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि वे पेंटिंग बड़ी ही रहस्यमयी है, यानी मोनालिसा की मुस्कान का राज आज तक कोई भी जान नहीं पाया। उसमें इतने सारे इमोशंस छिपे हुए हैं कि आप चाह करके भी जान ही नहीं पाएंगे कि उसकी मुस्कान के पीछे की असली भावना क्या है। उसे इस तरीके से बनाया गया है कि आप एक ही बार में उसमें छुपे मैसेज को समझ ही नहीं पाएंगे। उस हल्की सी मुस्कान में अच्छाई, बुराई और सिडक्शन और मासूमियत, दया और क्रूरता सबकी झलक दिखाई देती है। आपको क्या लगता है कि लियोनार्डो इससे क्या मैसेज देना चाहते होंगे? इस पेंटिंग की बड़ी ही दिलचस्प बात यह है कि अगर आप करीब से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मोनालिसा के मुंह और आंखों का कोना हल्की सी परछाई से ढका हुआ है। यही बात उस मुस्कान की रहस्य बनाती है। उसकी आंखों की सिकन और होठों के किनारे हमें बता सकती है कि वो उस पेंटिंग में असल में क्या महसूस कर रही है।
लेकिन लियोनार्डो का सही तो इरादा था कि उन्हें ऐसे एक पहेली की तरह पेंटिंग दिखाने वाले पर छोड़ या देखने वालों पर छोड़ दिया। तो यही पहला प्रिंसिपल है कि तुरंत किसी चीज़ को हमको जज नहीं करना है या किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक ही चीज़ के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसीलिए इसके पीछे के कारण और उसे समझने की सोच अपनानी चाहिए, तब जा कर के हम उसे सही तरीके से जज कर पाएंगे। थोड़ा अलग एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। किसी नई चीज़ को देख करके उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। यह आपको सच और झूठ के बीच के फ़र्क को समझने में मदद करेगा। ये आपको सोचने की पावर और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। शायद यही वो खासियत है जिसके लिए लियोनार्डो को इतने सारे इन्वेंशंस करने में मदद की थी। इस बात को याद रखें कि जीनियस कभी भी तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते, वो उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कहीं जा कर के नतीजे पर पहुंचते हैं। सालों से आर्ट एक्सपर्ट और साइकोलॉजिस्ट ने ये सवाल किया है कि आखिर इस पेंटिंग की मॉडल थी कौन, क्या वो सच में कोई लड़की थी या सिर्फ एक इमेजिनेशन थी, लेकिन आज तक इसका कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाया है। किसी ने कहा कि वो लीजा डेल जियो कॉन्टो थी, जो कि फ्रांचेस्को डियो कोलजोंटो की नाम की सेल्फ पत्नी थी। किसी ने कहा मोनालिसा में उस सेल्फ औरत की झलक थी जिन्हें लियोनार्डो ने अपनी ज़िंदगी में देखा, जैसे कि उनकी माँ, रईसों की प्रेमिका या राह चलती आम औरत। लेकिन बेल लैब्स के डॉक्टर लिलियन शॉर्ट्स का एक अलग और बड़ा ही दिलचस्प नज़रिया था। उनका मानना था कि मोनालिसा लियोनार्डो की खुद की तस्वीर हो सकती थी, इसे सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लियोनार्डो के पास सिर्फ एक सेल्फ पोर्ट्रेट थी जिसे उन्हें लाल रंग के चौक से बनाया था। उस पेंटिंग में उनके लंबे लहराते बाल, घनी भौहें और उम्र के साथ आने वाली आंखों के आसपास की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर शॉर्ट्स ने मोनालिसा की पेंटिंग और उस सेल्फ पोर्ट्रेट को साथ साथ देखने के लिए सटीक माप के साथ में कंप्यूटर मॉडलिंग का इस्तेमाल किया, और गौर से देखने पर आप देख पाएंगे कि मोनालिसा और लियोनार्डो का माथा, आंख, नाक, होठ बिल्कुल समान रूप से एक लाइन में थे। ऐसा लग रहा था मानो कि वो एक ही तस्वीर के दो साइड की तरह थे। कैथोलिक चर्च माइकल एंजेलो और बेर्निनी की तरह लियोनार्डो को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लियोनार्डो बाइबल में दिखाए गए सीन का मीनिंग अपने नज़रिए से निकालते थे। कहते हैं कि मडोना ऑफ द रॉक्स और वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एनी पेंटिंग के दो अलग अलग वर्जन है, एक बहुत ही चौंकाने वाला और दूसरा बहुत ही कोमल। लियोनार्डो जैसे मास्टर पेंटर कोई भी चीज़ अनजाने में या इत्तेफाक से नहीं करते थे। हर चीज़ के पीछे एक ठोस कारण होता था जो अक्सर आम लोगों की नज़रें देख नहीं पाती थी। उनकी पेंटिंग में लोगों के चेहरों के हाव भाव, बॉडी की पोजीशन, हाथ का इशारा सब बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा वो उन्हें दिखाना चाहते थे। और आप माने या ना माने, उनकी छोटी से छोटी बात में भी कोई ना मैसेज जरूर छुपा होता था। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि लियोनार्डो लास्ट सफ़र या सेंट जॉन द बैप्टिस्ट में असल में हमें क्या बताना चाहते थे। ये हमारे ऊपर है कि हम उनकी कला की सुंदरता और उसकी रहस्य को किस तरीके से समझते हैं। तो स्फुमाटो को समझने के बाद अब बारी आती है अगले प्रिंसिपल की, जो है क्यूरोसिटी। यानी बचपन से ही लियोनार्डो ने अपने आसपास की बारे में जानने की इच्छा रहती है। अक्सर वो कागज़ और पेंसिल लेकर के जंगलों में घूमने जाते थे, जो भी उनका ध्यान खींच लेते थे वो उनका स्केच बनाने बैठ जाते थे। वो घंटों घंटों तक पेड़, फूल, पत्तों को निहारते रहते थे। वो अपने हर थॉट को एक नोटबुक में लिखते थे। उनके मन में कई सारे सवाल आते थे, जैसे कि इस दुनिया में कितने तरीके के जानवर, फूल और नदियाँ हैं, ये पक्षी कैसे उड़ पाते होंगे, जिस जगह पर पत्थर पानी से टकराता है वहाँ गोल चक्कर जैसा क्या बनने लगता है, न जाने क्यों ये अजीबोगरीब सवाल हर वक्त मेरे दिमाग पे कब्जा किए रखते थे। जब लियोनार्डो किसी फूल की तस्वीर बनाते थे तो उसे 3 अलग अलग एंगल से बनाते थे। वो उसकी सुंदरता और बनावट देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पक्षियों की उड़ान भी उन्हें बड़ी दिलचस्प लगती थी। एक पक्षी कैसे हवा में अपने पंख फड़फड़ाते हैं, वो उसे भी अपनी तस्वीर में कैद कर लेते थे। लियोनार्डो के बारे में और एक खास बात थी जो उन्हें दूसरे कलाकारों से अलग बनाती थी। उन्हें औरतों की सुंदरता को तस्वीर में उतारने में ज़्यादा रुचि नहीं थी। वे हर किसी के लिए काम करते थे, चाहे वो चर्च हो या कोई और। उनकी कला, नेचर, सुंदरता और सच्चाई के लिए समर्पित थी।
उन्होंने ये टिप्स अपनी पेंटिंग पर लिखी थी। ये इंसान की फितरत होती है कि वो दूसरों के काम में गलतियाँ बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। इसीलिए ये देखने के लिए हमें अपने काम में क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आपको एक दर्पण के जरिए उसके रिफ्लेक्शन को स्टडी करना चाहिए। इस तरीके से आप उसे एक अलग नज़रिए से जज कर पाएंगे। लियोनार्डो का मानना था कि काम करते टाइम बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेने चाहिए। एक कलाकार को थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर के आराम भी करना चाहिए। अपने कामों से कुछ देर के लिए दूर रहना हमें उस फ्रेश नज़रिए से देखने में मदद करता है और हमारे लिए बचा हुआ काम करना आसान बना देता है। उन्होंने और एक टेक्निक के बारे में बताया था, जो था पेंटिंग को दूर से देखना। जब आप पेंटिंग को दूर से देखेंगे तो आप उसके रंगों को, उसके आकार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। लियोनार्डो अक्सर फ्लोरेंस की सड़कों पर नेचर की खूबसूरती और लोगों के चेहरों के हाव भाव को गौर से देखने निकल जाया करते थे। कभी कभी वो उन लोगों को देखते जो पिंजड़े में पक्षियों को कैद करके उनको देखते थे। लियोनार्डो उन्हें खरीद करके पिंजड़े का दरवाज़ा खोल करके उन पक्षियों को आज़ाद कर देते थे। वो बड़े प्यार से और अचंभे से उन्हें नीले आसमान में खुल करके देखते रहते थे। पक्षियों को हल्की हल्की हवा में धूप की किरणों के बीच पंख फड़फड़ाते हुए उड़ते देखना उन्हें बहुत खुशी देता था। तो ये प्रिंसिपल यानी कि क्यूरोसिटी हमें ये सिखाती है कि हमेशा जानने की इच्छा को जगाए रखें। जानने की इच्छा हमारे मन में सवाल पैदा करती है, जिसका जवाब ढूंढने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे ब्रेन को साफ बनाता है। हम डिटेल्स को नोटिस करना सीखते हैं। कहते हैं कि नेचर हमें जितना सिखा सकती है उतना कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए लियोनार्डो ने नेचर में मौजूद हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखा करते थे। तो क्यूरोसिटी को समझने के बाद अब बात आती है अगले प्रिंसिपल की, डिमोन्स्ट्रेजियोनी। आइए इसे समझते हैं। बचपन में लियोनार्डो को कभी ठीक से पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला। जब वो थोड़े बड़े हुए तो मास्टर पेंटर और मूर्तिकार एंड्रिया डेल विरोचियो के शिष्य बन गए। उनके स्टूडियो में लियोनार्डो ने रंगों को मिक्स करना और कैनवास तैयार करने का तरीका सीखा। विरोचियो एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभवों से सीखने में विश्वास करते थे। उन्होंने लियोनार्डो को ब्रॉन्ज कास्टिंग और मूर्ति बनाने के कला वगैरह का काम भी सिखाया। उन्होंने लियोनार्डो को पेड़ पौधे, इंसान और जानवरों की बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना भी सिखाया। इस एजुकेशन ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। लियोनार्डो की पहली पेंटिंग विरोचियो के बैप्टिज्म ऑफ क्रिस्ट के ऊपर थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने परी की तस्वीर को नीचे लेफ्ट कॉर्नर में बनाया था। आर्ट एक्सपर्ट्स ने एक बार एक्सरे के जरिए उसे गौर से देखने की कोशिश की थी। उन्होंने देखा कि एक्सरे में विरोचियो के ब्रश से बनने वाले स्ट्रोक साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन लियोनार्डो के ब्रश स्ट्रोक इतने महीन और मक्खन की तरह चिकने थे कि एक्सरे उसके आर पार गुजर गई। उन्होंने बहुत बेहतरीन कारीगरी से उसमें रंग भरा था, इसलिए एक्सरे उसके आर पार हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने तस्वीर नहीं बनाई थी, बल्कि सच में एक परी की रचना कर दी थी। ट्रेनिंग के बाद लियोनार्डो एक एक्सपर्ट बन गए थे और उन्होंने एक गिल्ड को ज्वाइन किया। ये डॉक्टरों और कलाकारों का एक ग्रुप था। बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए लियोनार्डो ने लगभग 30 इंसानों की लाश और अनगिनत जानवरों के शरीर को काटा भी था। उन्होंने उनके शरीर के हिस्सों की तस्वीरें उन्होंने अपने नोटबुक में बनाई थी। यही वजह है कि उनकी पिक्चर में फिजिकल बॉडी का स्केच इतना परफेक्ट होता था। वो लियोनार्डो रियल ऑब्जेक्ट को देख करके सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। उनका मानना था कि कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें देखी दिखाई चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए जो उन्हें खुद से देखा हो। और उनका कहना था कि नेचर से बेहतर टीचर कोई नहीं हो सकता, इसीलिए अपने आसपास की चीज़ों को गौर से देखें, वो हमको बहुत कुछ सिखाएंगे। वैसे लियोनार्डो के बारे में और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 42 यानी कि 42 के एज में खुद लैटिन भाषा सीखी, ताकि वो क्लासिक्स में लिखी हुई बातों को बेहतर तरीके से समझ सके। उन्होंने मेडिसिन, मैथ, युद्ध कला की कई सारी किताबें भी पढ़ी थी। एक जगह उन्होंने लिखा था कि एक्सपीरियंसेस यानी कि अनुभव कभी भी गलत नहीं होते। आप फेल तभी होते हैं जब आप अपने एक्सपेरिमेंट से तुरंत रिजल्ट मिलने की उम्मीद रखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि रुकावट मुझे झुका नहीं सकती, हर बाधा पक्के इरादे और अटलता से चकनाचूर हो जाते हैं। लियोनार्डो को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। उनमें से कहीं तो बुरी तरीके से फेल भी हुए थे, लेकिन फेलियर ने उन्हें कभी भी दोबारा कोशिश करने से नहीं रोका। इसी खासियत की वजह से वो अनगिनत इन्वेंशन करने में कामयाब हुए। और इसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेजियोनी क्या है जानने के बाद अगले प्रिंसिपल की बात करते हैं, सेंसाजियोनी। मतलब ये कि लियोनार्डो हमारे 5 सेंस ऑर्गन को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते थे। उनका मानना था कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि हर चीज़ को गौर से, डिटेल से देखना, ये हमारे ब्रेन पावर और लर्निंग स्किल को बढ़ाते हैं।
ये हमारा फोकस बढ़ा करके हमें जीनियस बनाते हैं। सेंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना या मतलब कि हर आवाज़ को गौर से सुनना। अगर खाना खा रहे हैं तो उसका पूरा जायका लेना, आंखों के माध्यम से हर चीज़ की डिटेल्स को देखना। लियोनार्डो हमेशा अपने सेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। वो बड़े गौर से अपने आसपास के परिवेश, पहाड़ों, झरनों, जानवरों और लोगों के हाव भाव को देखते और उससे सीखते। जितना हो सकता था वो उतने अच्छे कपड़े पहनते थे। उन्होंने अपने स्टूडियो को फूलों और परफ्यूम से भर दिया था। वो कम क्वांटिटी में हेल्दी खाना खाते थे जिसे खूबसूरती से प्लेट में सजाया गया हो, ऐसा खाना उन्हें पसंद था। वैसे आप क्या जानते हैं कि लियोनार्डो एक म्यूजिशियन भी थे। वो वीणा, बांसुरी के साथ साथ कई इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते थे। कहते हैं कि उनकी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली थी। जब जो मिलान के लुडोविको स्पोज़ा ने उनको काम पे रखा तो लियोनार्डो ने घोड़े के सिर के आकार की एक चांदी की वीणा बनाई और उसे लुडोविको स्पोज़ा को तोहफे में दिया। लियोनार्डो कहते थे कि बड़े दुख की बात है कि ज़्यादातर लोग अपने सेंसेस का सही इस्तेमाल नहीं करते। वो बस पेट भरने के लिए खाते थे लेकिन उसका स्वाद नहीं लेते थे। वो बोलते तो है लेकिन सोचे समझे बिना, सुनते तो है लेकिन कुछ महसूस नहीं करते। तो चलिए आप ईमानदारी से बताएं कि आखिरी बार कब आपने आसमान को देख करके चांद और तारों की सुंदरता की तारीफ की थी? आखिरी बार कब था जब आपने बिना जल्दबाजी किए अपने खाने का जायका लेकर के खाया था? जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसे कदर नहीं करते हैं। नेचर ने आपको सेंस ऑर्गन दिए हैं और उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव होने की कोशिश करें। आज हम इतने बिजी हो गए हैं कि बस सिर्फ मौजूद है, जी नहीं रहे हैं। अगर आप भी जीने की सही मायने को महसूस करना चाहते हैं तो लियोनार्डो की तरह ही अपने सेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और ज़िंदगी के हर पल का भरपूर आनंद दें। तो सेंसा जियोनी को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की, आर्ट एंड सियांजा। मतलब ये कि लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे तो कि ये कहा जा सकता था कि उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे बल्कि साइंटिस्ट भी थे। उनकी बड़ी ही अनोखी आदत थी, वो मिरर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। उनकी सारी नोटबुक्स उसी तरीके से लिखी हुई थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसके पीछे के गहरे मीनिंग को समझने की कोशिश की कि लियोनार्डो ने रिवर्स की क्यों लिखते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता होगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे। 1994 यानी कि 1994 ने बिल गेट्स ने लियोनार्डो ने नोटबुक के 18 पेज $30 मिलियन में खरीदे थे। साइंस ने इस बात को साबित किया कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा लॉजिक और रीजनिंग के साथ काम करता है और राइट हिस्सा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ। लेकिन लियोनार्डो का मानना था कि आर्ट और साइंस दोनों साथ साथ चलते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने ह्यूमन बॉडी, बहते पानी, फूल पौधे को बड़े गौर से देखा और उसका इस्तेमाल अपनी कला को एक्सप्रेस करने के लिए किया। वो अपनी पेंटिंग और मूर्तियों का आउटलाइन बनाने के लिए मैथ्स की सटीक मेजरमेंट को यूज करते थे। इस तरीके से लियोनार्डो पूरे ब्रेन को थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए जोर देते थे। उनका कहना था कि जो लोग बिना साइंस को अप्लाई किए अपनी कला का आकार देते हैं वो उन सेलर्स की तरह होते हैं जो बिना कंपास लिए समुद्र की यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। वो इस बात तक विश्वास करते थे कि एक आर्टिस्ट को इंसान की खूबसूरती को कैनवास पर उतारने के लिए उसके ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी जरूर करनी चाहिए। बिना इस नॉलेज के पेंटर सिर्फ निर्जीव लोगों की तस्वीर बना पाएगा जिसमें कोई सुंदरता और कला नहीं होगी। लियोनार्डो ने अपने स्टूडेंट को डिटेल्स, लॉजिक और मैथ्स पर ध्यान देने के लिए एनकरेज किया और कहा कि इससे साथ साथ वो खुलकर अपनी इमेजिनेशन पावर का भी इस्तेमाल करे। छोटी छोटी चीज़ों को देखने के बजाय पूरी पिक्चर देखने की उसकी एबिलिटी ने उसे बिना किसी मॉडल्स कनेक्शन की मदद से बिल्कुल सटीक मैप तैयार करने की मदद की। वो कहते हैं कि स्टडी द साइंस ऑफ द आर्ट एंड स्टडी द आर्ट ऑफ द साइंस, यानी कि आर्ट के पीछे के साइंस और को समझो और साइंस के पीछे के आर्ट को समझो। लियोनार्डो शायद इकलौते ऐसे महान कलाकार हैं जिन्होंने हमें कई यूनिक इन्वेंशन, स्केचेस और नोट्स भी दिए हैं जिन्हें आज भी उतना ही कीमती माना जाता है जितना उनके समय माना जाता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रिंसिपल की, जो है कॉर्पोरालिटा। यानी कि लियोनार्डो की नोटबुक में पजल और जोक्स के अलावा आपको अच्छी हेल्थ और फिजिकल फिटनेस के बारे में कई दिलचस्प टिप भी मिलेगी। उनका मानना था कि अच्छी हेल्थ हमें एक फिट दिमाग देता है। जॉर्जो वर्सी, जिन्होंने कई फेमस आर्टिकल के बारे में लिखा था, वो लियोनार्डो के बारे में कहते थे कि वो हॉर्स राइडिंग में बहुत ही कुशल थे। एक्सरसाइज के तौर पर वो स्विमिंग और तलवारबाजी भी करते थे। इन चीज़ों ने लियोनार्डो की बॉडी को बहुत स्ट्रांग और अट्रैक्टिव और फिट बना दिया था। लियोनार्डो ने अपनी नोटबुक में कुछ हेल्थ टिप्स भी दिए हैं जो कहते हैं कि अपने मन को खुश रखो, गुस्से और उदासी से दूर रहो, हर रोज एक्सरसाइज करो, आप क्या खा रहे हो उस पर ध्यान दो, खाने को धीरे धीरे चबा कर खाओ, भूख लगने पर ही खाना खाओ और हल्का खाना खाओ, रात को अच्छी नींद लो और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रखो। लियोनार्डो वेजिटेरियन थे और वो खाना बनाने में
में भी माहिर थे। उनके हिसाब से हेल्दी खाना और एक्सरसाइज के बीच में एक बैलेंस बनाना आपको अच्छी हेल्थ देता है। और इस बहुत ही अच्छी लाइन के साथ हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन तक। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि फ्रांस के राजा फ्रेंकोइस ने लियोनार्डो को पेंटर और आर्किटेक्ट और इंजीनियर के रूप में काम पे रखा था, लेकिन असल में वो राजा के साथ ज्ञान और फिलोसफी की बातों पर गहराई पे चर्चा किया करते थे। राजा ने उन्हें रहने के लिए शानदार बंगला दिया था और हर महीने उन्हें सैलरी भी दी जाती थी। वहाँ रहते हुए वहाँ 67 यानी कि 67 साल की उम्र में लियोनार्डो ने दुनिया को अलविदा कहा। अपने अंतिम दिनों में लियोनार्डो ने अपनी बीमारी के सिम्टम्स के बारे में भी लिखा। उन्होंने अपना सारा सामान अपने वफादार स्टूडेंट फ्रांचेस्को मिल्जी के लिए छोड़ दिया था। कहते हैं कि राजा के साथ उनकी गहरी दोस्ती हो गई थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें राजा की बाहों में ली थी। कुछ लोगों का कहना है कि लियोनार्डो होमोसेक्सुअल थे, या तो कई लोग कहते कि वो फ्री थिंकर थे जिनकी सोच धर्म से कुछ अलग थी। वैसे और किसी बात का तो पता नहीं, लेकिन एक सच है जिसे कोई नहीं बदल सकता कि वो एक जीनियस थे। वो एक महान कलाकार थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला, साइंस, नेचर और उनकी सुंदरता के लिए समर्पित कर दिया था। तो इस समरी में हमने 6 प्रिंसिपल के बारे में सीखा जो हमें लियोनार्डो की तरह अपनी बॉडी और माइंड के फुल पोटेंशियल को हासिल करने में मदद करेंगे। क्यूरोसिटी यानी कि हमेशा जानने की और सीखने की इच्छा बनाए रखना। जितना ज़्यादा हम सवाल पूछेंगे उतना ही ज़्यादा हम उस फील्ड के बारे में जानेंगे जो हमें उस फील्ड का मास्टर बना देता है। एक जर्नल या नोटबुक मेंटेन कीजिए जहां हम अपने आइडिया, थॉट्स और सीखी हुई चीज़ों को लिख सकते हैं। यह हमको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। अगला है डेमोन्स्ट्रेजियोनी, यानी कि किसी भी बात या थ्योरी को यूं ही नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि उसे टेस्ट करना चाहिए। उसे एक्शन लेकर खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इसीलिए गलती करने से ना डरे और हर फेलियर को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से सिखाती है। अगला आता है सेंसाजियोनी, यानी कि हमारे 5 सेंसेस। अपने सेंस ऑर्गन को अच्छे से ज़्यादा यूज करें, चीज़ों को गौर से देखें, उसकी डिटेल्स को समझें। आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसे फील करें। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। कुछ खा रहे हैं तो उसके हर एक इंग्रेडिएंट को टेस्ट करें। अगर आप कुछ छू रहे हैं तो उसे फील करें। ये आपके फोकस को बढ़ा देता है। इसी के साथ अगला प्रिंसिपल है स्पूमाटो, यानी कि तुरंत किसी बात को जज ना करें और ना ही किसी नतीजे पर पहुंचे। एक ही चीज़ के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसीलिए उसे समझने की कोशिश करें। उसके पीछे के कारण को समझने की सोच को एक्सेप्ट करें, उसे फॉलो करें, उसे अपनाएं। अगला है आर्ट एंड साइंस, यानी कि आर्ट एंड साइंस के बीच बैलेंस डेवलप करना। लॉजिक और इमेजिनेशन के बीच बैलेंस बनाना। अपने माइंड की कैपेसिटी को सीमित ना करें। लॉजिक और क्रिएटिविटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करें। दोनों को इंपॉर्टेंट देना सीखें। हम में से ज़्यादातर लोग या तो लेफ्ट ब्रेन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या फिर राइट ब्रेन को। या सच पूछे तो हम अपने ब्रेन का बहुत ही कम हिस्सा यूज़ करते हैं, लेकिन हमको अगर जीनियस बनना है तो हमको दोनों हिस्सों को यूज़ करना सीखना होगा। कॉर्पोरलिटी, यानी कि बॉडी और माइंड की देखभाल। इसीलिए हमको अपने बॉडी और माइंड की देखभाल करना होगा। तो हमको अच्छे से खाना होगा, अच्छे से सोना होगा और एक्सरसाइज करना होगा। क्योंकि हम जितना ही ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बन पाएंगे, जो कि हमारे फोकस और क्रिएटिविटी को बढ़ाने में फोकस करेगा। किसी एक इंसान के लिए आर्ट, इंजीनियरिंग, बॉटनी और मैथमेटिक्स, यहाँ तक कि हर फील्ड की इतनी सारी नॉलेज होना कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आप भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप फील्ड में इतनी सारी नॉलेज होना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आप भी अचीव कर सकते हैं अगर आप अपने हर एक मिनट को यूज़ करके एक्सीलेंसी का यूज़ करते हैं। अगर आप ये 6 प्रिंसिपल को बखूबी अप्लाई करना सीख लिया तो फोकस के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी अब जरूर बढ़ेगी। और कौन जानता है कि आपके आने वाले टाइम में आप कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट करके आपको रेवोल्यूशन ले आए जिसके लिए आपको जीनियस कहा जाएगा और आपको आपके बारे में किताब में लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे समरी ख़त्म होती है। अगर आपको और हमारी जो जर्नी है वहाँ पे इस समरी को कंप्लीट करने के बाद अभी हमें और मेहनत करनी है, और ख़ास करके ये 6 प्रिंसिपल है, इनको तो मतलब अप्लाई करना ही करना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कीजिए कि समरी आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ कौन सा वो प्रिंसिपल है 6 तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे। राइट नाउ अभी आपका दिमाग क्या कहता है कि कौन सा कुछ सजेशन देना होगा मेरे समरीज पे? आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए।